नमस्कार, बिग ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से जो नोएडा से आ रही, जहां पर भीषण आग लगी हुई है। जी हां, सेक्टर 64 में ये भीषण आग लगी हुई है, जिसको बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। दमकल की तमाम गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और बुझाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि पहले ये एक कंपनी में आग लगी, उसके बाद से ये आग दूसरी कंपनी तक पहुंच गई है। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि कुशन फैक्ट्री में ये आग लगी है, जिसके बाद से हड़कंप मच गया और तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि धुएं का गुबार आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। जी हां, नोएडा से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सेक्टर 64 में ये आग लगी हुई है। पहले ये आग एक कंपनी में लगी, फिर धीरे धीरे ये आग की जो लपटें हैं वो दूसरी कंपनी तक पहुंच गई और दोनों ही जो फैक्ट्रियां हैं वो इसकी चपेट में आ गई हैं। और नोएडा के बाद हम बात करते हैं नोएडा से सटे दिल्ली की, जहां पर वहां पर भी भीषण आग लगी हुई है। जी हां, आग बुझाने की कोशिश वहां भी की जा रही है। आग की जो लपट है, पहले आपको नोएडा की तस्वीरें हमने दिखाई, अब दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के निर्माण भवन में ये आग लगी हुई है। बिल्डिंग के चौथे मंजिल पर ये आग लगी है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही। दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश लगातार चल रही। दिल्ली के निर्माण भवन में ये आग लगी हुई है। तो आग का कहर नोएडा के बाद दिल्ली में भी देखने को मिला। यहां पर दिल्ली के निर्माण भवन में उसकी चौथी मंजिल पर आग लगी हुई है और दमकल की गाड़ी मौजूद है वहां पर और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। और खबर आपको बता दें कि श्री गंगानगर के सादुल शहर की जहां पर आग लगी हुई है, वहां पर भी और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। बीती रात बस स्टैंड के पास यहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लगी है, जिससे दुकान में सारा जो सामान है वो जलकर यहां पर खाक हो गया। घटना रात 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग ने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। बताया जा रहा है कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ है। तो ये तस्वीर श्रीगंगानगर के सादुल शहर की है। बीती रात की ये तस्वीर है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लगी और जिसकी वजह से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की है, जहां पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। जी हां, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो गई है। एलओसी पर भारतीय सेना की यह बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। नौशेरा सेक्टर में 3 आतंकियों को ढेर भी कर दिया गया है। पाकिस्तान में ट्रेंड थे ये तीनों आतंकी, भारी हथियार से लैस थे। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से, जहां पर नौशेरा में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। घुसपैठ की जो कोशिश थी उसे नाकाम कर दिया है भारतीय सुरक्षा बलों ने। एलओसी पर भारतीय सेना की ये बड़ी कार्रवाई, जहां पर 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। पाकिस्तान से ट्रेंड होकर ये घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, भारी हथियारों से लैस भी थे ये तीनों आतंकी। तीनों को ढेर करने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जो काम है वो होता है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर भोजन है वो पैकिंग की जाती है, उसके बाद में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाता है, ताकि जो लोग हैं उन्हें भोजन की जो किस तरह की जो समस्या है वो यहाँ पर न आ सके। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे साथ में। मेघवाल जी, आज यहाँ पर पहुंचे हैं, किस तरह से जो कार्यक्रम है चलाया जा रहा था ताकि जो लोग हैं जरूरतमंद है उन तक भोजन पहुंच सके? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द यूज किया था कि कोरोना कालखंड में सेवा परमो धर्म, ये जो भारतीय संस्कृति का जो सिद्धांत था ये उजागर हुआ। तब आज मैं आकर के देखता हूँ
तो ये सेवा करने वाले जो लोग हैं, इसमें वो रूप समझ में आता है। एक विकलांग बच्चा जो गूंगा बहरा है, ना सुनता है ना बोलता है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है, वो सेवा भाव है। वो भारतीय संस्कृति का जो आधार था, वो कोरोना कालखंड में निश्चित रूप से हमारे यहाँ भी राम रसोड़े के माध्यम से, जो शिवजी अग्रवाल के नेतृत्व में हमारी पार्टी के सब लोग जुड़े हुए थे, जिससे हमारे जिलाध्यक्ष अखिलेश जी, पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे सत्यप्रकाश जी आचार्य, हमारे महामंत्री मोहन जी सोराना, अशोक बोबरवाल जी, बहुत से लोग जुड़े हुए थे, जिनके माध्यम से ये लगातार चल रहा था। ये लोग लेने भी आते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, और इनको हम वितरित भी करते हैं। और ये CSR फंड भी इसमें लगा, समाज सेवा का पैसा भी लगा, लोगों का सहयोग भी लगा, जिस कारण से ये 17 दिन से ज्यादा चला लगातार, विदाउट फेल, विदाउट ब्रेक। ये बहुत बड़ी बात है, मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ। लॉकडाउन 5 को लेकर रियायतों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। किस तरह से आम जन तक रियायतें पहुंचेगी ताकि लोग अब धीरे धीरे जैसे कोरोना जो संक्रमण है उसकी जो छवि उससे दूर हो सके? देखिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, जिसको हमने 2 गज की दूरी नाम दिया, और फेस कवर लगा करके जो काम हम कर सकते हैं, सतर्क रह के कोरोना से बच सकते हैं, वो काम सारे खोलने के राज्य सरकारों को अधिकृत किया है। राज्य सरकार ने खोले भी हैं। जहाँ पे इसके फैलने का डर है, जैसे सिटी बस है, फैलने का डर हो सकता है, तो सिटी बस नहीं चलेगी जहाँ चल सकती थी। ऐसे कुछ काम बंद भी रहेंगे, सिनेमा है, मॉल है, बंद भी रहेंगे, संकड़ी गलियां हैं, लेकिन अधिकतर काम खुल जाएंगे। इसलिए वो अनलॉक का ये शुरू हुआ है दौर, और मुझे लगता है कि आर्थिक गतिविधियां पटरी पर आएगी। ज्यादातर जो मांग हो रही है बीकानेर से दिल्ली के लिए, जो ट्रेन की जो खासतौर पे मांग हो रही है, उसको कब तक मानते हैं कि उनकी जो कि लोग काफी डिमांड कर चुके हैं, कब तक ये मुराद पूरी होगी ताकि लोग सीधा सफर कर पाएंगे? देखिए, ये दिल्ली जो है वो हॉट स्पॉट है, मेरी डिमांड है वहां से चले, लेकिन अभी एक ट्रेन मिली है, मैं वाया मेड़ता दिल्ली की, डायरेक्ट मिलनी चाहिए, ऐसी डिमांड है। जल्दी मुझे लगता है कि इस सप्ताह, जो ये सप्ताह है, इसमें पूरी होनी चाहिए। सर, एक तरफ जहाँ कोरोना के संक्रमण के बाद में अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बिगड़ रही है, आप किस तरह से मेंटेन करेंगे? क्योंकि अभी 1 साल जो सरकार का भी हो चुका है, किस तरह देखते हैं अर्थव्यवस्था को सड़क पे लाने के लिए पूरी तरीके से मेंटेन करेंगे? मतलब देखिए, जहाँ तक 1 साल मोदी जी के सरकार का है, वो तो अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। धारा 370 समाप्त होना, राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त होना, 3 तलाक जैसी बुराई को समाप्त होना, CA जैसा कानून लागू होना, अपने आप में ऐतिहासिक है। जहाँ तक तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को, वो बीकानेर दौरे पर पहुंचे थे और क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर जायजा लिया, और उसके अलावा वो मीडिया से भी रूबरू हुए और उन्होंने इस दौरान न सिर्फ वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, उसके बारे में बताया, बल्कि मोदी सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं उसको भी गिनवाया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। ये अगली खबर चूरू के सुजानगढ़ से है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। और इस दर्दनाक हादसे बताएं सुजानगढ़ में हुआ है और लोड़सर गांव के पास यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि ट्रोले और कार में जोरदार टक्कर हो गई थी, जिसके बाद यह हादसा हुआ और इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। चूरू के सुजानगढ़ में यह सड़क हादसा हुआ है। लोड़सर गांव के पास यह हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि ट्रोले और कार में जोरदार टक्कर हुई थी, जिसके बाद ये हादसा हुआ। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ पर लोड़सर गांव में गाड़ी जो पूरी है वो उसके परखच्चे उड़ गए हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण सड़क हादसा हुआ होगा, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और अगली खबर कोटा से है, जहां पर नारकोटिक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी मात्रा में डोडा पोस्त को यहां पर जब्त किया है। बड़ी कार्रवाई की है कोटा से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर नारकोटिक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डोडा चूरा बरामद किया है। 20 क्विंटल से ज्यादा डोडा चूरा को पकड़ा है। मध्य प्रदेश से जैसलमेर ले जाया जा रहा था ये डोडा चूरा, और इस बीच कार्रवाई करते हुए नारकोटिक्स विभाग ने 20 क्विंटल से ज्यादा डोडा चूरा को जब्त कर लिया है। बड़ी कार्रवाई। नशीले पदार्थ की तस्करी के अलग अलग शातिराना मामले सामने आते हैं, और इसी तरह का एक कोटा में आप देख सकते हैं ये हल्दियों की बोरियां और इनके बीच में डोडा चूरा
रख करके ले जाया जा रहा था और नारकोटिक्स विभाग की टीम ने इस ट्रक को धर दबोचा है और बड़ी मात्रा में अभी यहाँ इसमें से जो है डोडा चूरा जो है वो बरामद किया जाएगा। जिस तरह की सूचना मिली थी उसके मुताबिक टीम मुस्तैद थी और टीम जैसे क्योंकि लॉकडाउन के तहत जिस तरह की कार्रवाइयों पर थोड़ा सा विराम लगा हुआ था और लॉकडाउन अनलॉक 01 शुरू होते ही नारकोटिक्स विभाग सहित तमाम विभागों की टीमें मुस्तैदी से जुट गई है, कार्रवाइयाँ शुरू हो गई है और ये बड़ी कार्रवाई कोटा में देखने को मिली है हल्दियों की बोरियों के बीच में, ताकि लोगों को चखाया जा सके। पुलिस की टीमों को, नारकोटिक्स विभाग की टीमों को चकमा दे करके ये तस्करी का सामान ले जाया जा सके, इस तरह का प्लान बनाया गया था, लेकिन टीम ने इसको धर दबोचा है और अब कार्रवाई शुरू हो गई है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, हमारे साथ सुप्रिटेंडेंट हैं, यहाँ के अधीक्षक हैं। सर, ये किस तरह की कार्रवाई है, कौन लोग थे, कहाँ ले जा रहे थे? ये एमपी से ला रहे थे और आगे के लिए राजस्थान के जोधपुर साइड में जा रहे थे और बस अभी हम ये कार्रवाई कर ही रहे हैं। अभी हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब आ रहे हैं और वो उनको हम पूरा डिटेल बताते हैं, वो आपको पूरी डिटेल बताते हैं। तो जिस तरह अभी फ़िलहाल जो है वो कुछ देर पहले ही ये कार्रवाई हुई है, लेकिन कार्रवाई बड़ी है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह से नज़र आ रहा है कि किस तरह से हल्दियों की बोरियों के बीच में रख करके मध्य प्रदेश से ये ट्रक रवाना हुआ था और बीच में इसमें डोडा चूरा भरा हुआ है। अब नारकोटिक्स विभाग की टीम पूरे मामले की जांच में जुट गई है, पड़ताल की जा रही है और जो सामने तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, ये आरोपी जो हैं उनको यहाँ पर बैठाया गया है। ये जो आरोपी है ये यहाँ पर बैठा हुआ है और आरोपी जो है उसको भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। अब इससे पूछताछ की जा रही है कि कहाँ ये पूरा का पूरा जो खेप है, नशे की जो खेप है, इसको कहाँ ले जा रहा था। लेकिन जिस तरह से अनलॉक 01 शुरू हुआ है उसके बाद से कार्रवाइयाँ धड़ाधड़ शुरू हो गई है। नारकोटिक्स विभाग की कार्रवाई ने, नारकोटिक्स विभाग की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए चित्तौड़ में भी एक बड़ी तस्कर को गिरफ्तार किया है। तो ये दूसरी बड़ी कार्रवाई, हल्दियों के बीच में डोडा चूरा ले जा रहे थे उस ट्रक को बरामद कर लिया है। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। तो कोटा के जो नारकोटिक्स विभाग है वो पूरी तरह से एक्शन में है और इसके अलावा भी आज नारकोटिक्स विभाग ने 3 बड़ी कार्रवाई की है। एक कार्रवाई को तो हमने दिखाया जहां पर 20 क्विंटल डोडा चूरा को बरामद किया है। इसके अलावा भी नारकोटिक्स विभाग ने 2 और बड़ी कार्रवाई की है और इसमें आपको बता दें कि एक कार से 2 क्विंटल अफीम बरामद किया है और एक और कार्रवाई में 24 किलो अफीम प्राइवेट बस से बरामद किया है। और इसकी पूरी जानकारी नारकोटिक्स के उपायुक्त विकास जोशी ने दी है। तो नारकोटिक्स विभाग पूरी तरह से एक्शन में है और 3 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक जगह पर जहां पर 20 क्विंटल डोडा चूरा को बरामद किया है, तो एक कार से 2 क्विंटल अफीम और एक बस से 24 किलो अफीम जो है प्राइवेट बस से बरामद किया है। अनलॉक 01 शुरू होते ही कार्रवाइयां भी शुरू हो गई है और नारकोटिक्स विभाग ने आज कोटा में बड़ी कार्रवाई की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये एक कार्रवाई है जिसमें हल्दियों के बीच में रख करके डोडा चूरा ले जाया जा रहा था। इस ट्रक को नारकोटिक्स विभाग की टीम ने जब्त किया है और बड़ी मात्रा में इसमें डोडा चूरा जो है वो नज़र आ रहा है। बीच में आप देख सकते हैं जो काले बोरे हैं वो डोडा चूरा के हैं और आगे जो बोरियां हैं उसमें हल्दी ले जाई जा रही थी। इस ट्रक का जो है लॉकडाउन का भी पास बना हुआ था, मध्य प्रदेश से ये निकल करके जोधपुर की तरफ जा रहा था, लेकिन मुस्तैद टीम जो थी नारकोटिक्स विभाग की उन्होंने इसको पकड़ लिया है और उससे पहले एक बड़ी कार्रवाई चित्तौड़ में भी अफीम बड़ी मात्रा में बरामद की है। हमारे साथ मौजूद हैं नारकोटिक्स विभाग के उपायुक्त जोशी साहब। सर, किस तरह की ये कार्रवाइयाँ हैं, क्योंकि अब शुरू हुआ है, अब पूरा स्टाफ भी आने लगे हैं? ये हमारे पास सूचना थी कि डोडा चूरा कहीं से निकल के और बूंदी टोला के पास से गुजरेगा और तुरंत सूचना के आधार पर टीम रवाना कर दी गई। सुबह की अर्ली मॉर्निंग की बात है और जब उन्होंने ट्रक रोका तो हल्दी दिखी। और चलिए आपको दिखाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी मेडिकल छात्रों से संवाद कर रहे हैं। Pre and post World Wars, the same way, the pre and post COVID world will be different. Friends, during such a time, the world is looking up to our doctors, nurses, medical staff, and scientific community with hope and gratitude. The world seeks both care
and cure from you. Friends, at the root of India's brave fight against COVID-19 is the hard work of the medical community and our corona warriors. In fact, doctors and medical workers are like soldiers, but without the soldier's uniform. The virus may be an invisible enemy, but our corona warriors, medical workers, are invincible. In the battle of invisible versus invincible, our medical workers are sure to win. Friends, earlier, the debates on globalizations have focused on economic issues. Now, the world must unite and focus on humanity-centric aspects of development. Advancements nations make in the health sector will matter more than ever before. Friends, during the last 6 years, we in India, many initiatives in healthcare and medical education. We are broadly working on 4 pillars. The first is preventive healthcare. This includes the importance to yoga, Ayurveda, and general fitness. More than 40,000 wellness centers have been opened, where a key focus is on controlling lifestyle-related disease. The success of the Swachh Bharat mission is another key part of preventive healthcare. The second is affordable healthcare. Ayushman Bharat, the world's largest healthcare scheme, belongs to India. In less than 2 years, 1 crore people have benefited from this Ayushman Bharat scheme. Women and those staying in villages are among the major beneficiaries of this scheme. And the third pillar is improvements on the supply side. A nation like ours has to have proper medical infrastructure and medical educational infrastructure. Work is underway to ensure a medical college or postgraduate medical institute in every district of the country. The country has seen rapid progress in setting up 22 more AIIMS. तो प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे, वो मेडिकल छात्रों से संवाद कर रहे थे और इस दौरान कई अहम बातें भी उन्होंने रखी। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पटरी पर लौटती जिंदगी की। जी हां, लॉकडाउन 5 जो है शुरू हो चुका है, जिसका अनलॉक 1 का आगाज आज से हो चुका है और आज के दिन बहुत सारी चीज़ें बदली हुई नज़र आ रही हैं। इसी सिलसिले में NWR ने भी जो है रेलों की जो पटरियां हैं, रेलों के पहिए हैं, उसको भी दौड़ा दिया है और देश भर में 200 पैसेंजर ट्रेनें
आज से शुरू हो गई हैं। जयपुर से जोधपुर के लिए भी ट्रेन रवाना हो गई है। 227 यात्री जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना हो गए हैं। तो चलिए और ज़्यादा जानकारी के लिए अलग अलग शहरों से हमारे जो है संवाददाता जुड़ चुके हैं। क्या कुछ वहाँ पे स्थिति है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सचिन शर्मा, जुड़ चुके हैं जयपुर से, कपिल श्रीमाली उदयपुर से जुड़े हुए हैं और शाकिर अली कोटा से जुड़े हैं, जबकि अभिजीत दवे अजमेर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम जयपुर चलते हैं, प्रदेश की राजधानी, जहाँ पर सचिन शर्मा मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सचिन, आज क्या कुछ बदला बदला नजर आ रहा है वहाँ पर? क्योंकि जो कर्फ्यू का समय था, जो पहले शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक हुआ करता था, उसके चूंकि समय में अब बदलाव हुआ है, रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का समय रह गया है। तो ऐसे में सुबह से ही चहल पहल दिखाई देने लगी है, लोग काम पर जाने लगे हैं। और ख़ास करके जिस तरह से सरकार ने जो अनलॉक 1 है उसमें जिस तरह से रियायतें दी हैं, तो उसको देखते हुए काम पर जाने की वजह से अब सड़कों पर आवाजाही ज़्यादा दिख रही है, दुकानें भी खुलने लगी हैं। और इसके अलावा अगर बात करें आज के रिपोर्ट की, तो प्रदेश में जिस तरह से 8980 का फिगर यानी 8980 का फिगर जो आया है, जो कि करीब करीब बताता है कि 9000 के आसपास अब तक पॉजिटिव प्रदेश में आ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो 2700 से ज़्यादा एक्टिव केस अभी प्रदेश में हैं। और इसके अलावा करीब 2500 प्रवासी जो राजस्थानी वापस अपने प्रदेश में लौटे हैं, उनका फिगर इस समय दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में 44 पॉजिटिव पिछले 12 घंटे में आए, वहीं जयपुर में 32 पॉजिटिव सामने आए। तो ये एक बड़ा फिगर है जो कि बता रहा है कि ज्यों-ज्यों अनलॉक हो रहा है, यानी ज्यों-ज्यों लोग काम पर लौट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो कोरोना पॉजिटिव है उनकी संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। जी सचिन, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़े हैं। उदयपुर चलते हैं, वहाँ पर भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ स्थिति वहाँ पर। कपिल, आज बेहद खास दिन है, 1 जून है, लॉकडाउन 5 का आगाज़ भी हो चुका है, अनलॉक 1 के नाम से जिसे हम जानते हैं। वहाँ पर क्या कुछ स्थिति नज़र आ रही है? बाज़ारों में किस तरह भीड़ नज़र आ रही है? क्या बताएंगे आप? देखिए, अनलॉक 1 के तहत निजी और सरकारी कार्यालयों में भी 100% स्टाफ के साथ में गाइडलाइन की पालना करते हुए खोलने के आदेश हुए। तो यही वजह है कि आप देखिए कि सड़कों पर आवाजाही आम दिनों के मुकाबले उदयपुर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। पिछले 70 दिनों के मुकाबले आज सर्वाधिक आवाजाही सड़कों पर देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकारी तौर पर लोगों को घरों से बाहर निकलने की छूट मिली है। इसके अलावा अगर हम कोरोना अपडेट की बात करें तो उदयपुर में अब तक कुल 552 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि उदयपुर में अब 76% रिकवरी रेट है। कुल 277 मरीज उदयपुर के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और 419 मरीज रिकवर हो चुके हैं। केवल 128 मरीज ऐसे बचे हैं जो कि इस समय एक्टिव केस के तौर पर हैं, और उसमें से भी 102 के आसपास ऐसे हैं जो कि बाहर से आए हुए प्रवासी हैं। तो उदयपुर के लिए राहत वाली खबर जरूर है, लेकिन अभी भी सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि अब सरकार ने बाहर निकलने की छूट दी है। तो ऐसे में सावधानी बरतते हुए अपने आवश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर निकलने की आवश्यकता है। हाँ जी कपिल, हमारे साथ जो है अहम जानकारी के लिए शुक्रिया। शाकिर अली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाकिर, 7 नए केस आज आए वहाँ पर और जो है सरकार ने छूट भी दे दी है, क्या कुछ स्थिति वहाँ पर? जी बिल्कुल माजिद, जो कि सरकार ने जो रियायत दी है उसके बाद में हलचलें जो है वो साफ तौर पर दिख रही है। ये कोचिंग एरिया है और यहाँ से बच्चे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर अब जो है हलचलें नज़र आ रही है। ये जो कोटा स्टोन लद करके जिस ऊँट गाड़ी में जा रहा है, तो जाहिर तौर पर निर्माण कार्य भी शुरू हो चुके हैं। तमाम दफ्तरों में आज पूरा स्टाफ जो है वो पहुँचा है ताकि जो कार्य है वो सुचारू से किए जा सके। चिड़ियाघर जो है वो खोल दिया गया है कोटा का। इसके साथ साथ
कोटा से जो है ट्रेन जो 200 ट्रेन है उसमें से जो है आज सुबह जनशताब्दी एक्सप्रेस भी यहाँ से रवाना हुई। 500 से ज़्यादा यात्री इसमें सवार होकर गए। 8 जोड़ी ट्रेनें जो है कोटा होकर के गुजरेगी, यानी दिल्ली मुंबई रेल मार्ग का बड़ा स्टेशन है कोटा। तो ऐसे में रेलवे स्टेशन पर भी खासी हलचल है। जो लोग इंतजार कर रहे थे अपने घरों पे जाने का, सफर करने का, उनका इंतजार भी खत्म हो गया है। हमारे साथ अभिजीत भी जुड़े हुए, उनसे भी अपडेट लेते हैं अजमेर से। अभिजीत, धार्मिक नगरी है अजमेर, वहाँ पर अभी हालांकि जो संस्थाएं हैं, ये जो है मंदिर मस्जिद है, वो तो 8 के बाद ही खुलेंगे। फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहाँ पर नजर आ रही है? देखिए माजिद, लॉकडाउन 5.0 में जिस तरह से रियायतों का दायरा बढ़ा है, उससे जनजीवन जो है सामान्य होता जा रहा है। आज से जो संग्रहालय हैं, स्मारक हैं, उन्हें खोल दिया गया है। हम इस वक्त राजकीय संग्रहालय अजमेर में मौजूद है। बादशाह अकबर की ओर से निर्मित ये जगह है, जिसे राजकीय संग्रहालय के रूप में यहाँ पर संचालित किया जा रहा था। पूरे लॉकडाउन पीरियड में ये बंद था। आज से सरकार की गाइडलाइंस के बाद इसे खोल दिया गया है। जो आज पहला दिन है, ये इसकी पूरे साफ सफाई और सैनिटाइजेशन में बीत रहा है। और कल से जो सरकारी गाइडलाइंस है कि अगले 2 सप्ताह तक यहाँ पर किसी तरह का पर्यटकों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। लिहाजा सप्ताह में 4 दिन ये खोला जाएगा, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार। अगले 2 सप्ताह तक यहाँ पर पर्यटकों का प्रवेश जो है निःशुल्क होगा। और तीसरे सप्ताह से जो चार्जेस हैं, उसका 50% शुल्क ही यहाँ पर पर्यटकों से लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो है लॉकडाउन में लगातार रियायतें बढ़ने के साथ जिस तरह से सुविधाएं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं आम जनजीवन को सामान्य बनाने की कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। हालांकि धार्मिक स्थल जो है वो अभी भी बंद है, चूंकि अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह और जगत पिता ब्रह्मा के मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो इन दोनों ही बड़े तीर्थ स्थल जो हैं वो फिलहाल अभी लॉकडाउन के दायरे में हैं और वहां पर किसी तरह के ज़ायरीन श्रद्धालु को प्रवेश की अनुमति नहीं है। जी, अभी लेकिन बिल्कुल सरकार सामान्य करने की कोशिश कर रही है। अभी तीर्थ नगरी है, चूंकि 8 तारीख का इंतजार करना होगा, क्या कुछ गाइडलाइन सामने आती है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया, और फिलहाल रुकते हैं इस यहीं पे छोटे से ब्रेक के लिए।